नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर है, जहां जमानत और भाजपा आम आदमी पार्टी जमानत को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को लेकर है, जहां दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर ज्ञानवापी में नमाज को लेकर है, जहां कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर है, जहां कांग्रेस ने आगामी कार्यप्रणाली पर मंथन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिल गई है, जहां केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते हुए लगाई गई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। गौरतलब है कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हैं। आम आदमी पार्टी एक ओर जमानत को सत्य की जीत बता रही है, दूसरी ओर भाजपा नेता कह रहे हैं कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बन गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। आखिरकार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? में आ गया है और आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी आपको इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं जी। आपने देखा था अभी जल्दी सज्जाद लोन को जमानत मिली है, जो कि तिहाड़ जेल में 2019 से बंद थे। जम्मू कश्मीर में से वो सांसद है और चूंकि वहां पे इलेक्शन है तो उनको वहां पे कैंपेन करने के लिए जमानत मिल गई है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में आप देख सकते हैं कि आप किसी को आदमी को आजीवन जो है जेल में नहीं रख सकते हैं, इसलिए जमानत तो देनी पड़ेगी। तो जब आपकी चार्जशीट लग जाती है और जितनी आपको पूछताछ करनी है वो कर लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि अब आपकी पूछताछ में इतनी जरूरत नहीं है कि इनको जेल में रखा जाए। और वैसे भी वो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए अदालत भी कहता है कि जेल अपवाद है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए उनको जमानत मिलनी थी, जैसा कि आपने देखा था ईडी के केस में मिल गई थी। एक सीबीआई का केस बाद में हो गया था, उस पर भी आज उनको जमानत मिल गई है। आलोक जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली है, लेकिन जिस तरह की उन पर शर्तें लगाई गई हैं, सशर्त जमानत उन्हें दी गई है, तो जिस प्रकार की जो शर्तें ईडी वाले केस में लगाई गई थी जब उन्हें जमानत मिली थी, उसी तरह की शर्तें कुछ इसमें हैं। इस प्रकार उनकी जो चुनाव में प्रचार करेंगे उस पर तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके एक सीएम के तौर पर कितना प्रभाव हमें पड़ता दिखेगा? आलोक जी, देखिए, मुख्य रूप से शर्तें ये होती हैं कि आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री, इसलिए उनको विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि आप केस के संबंधित जो है गवाहों पे जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये मुख्य बात होती है कि आप केस के संबंधित कोई बात जो है पब्लिक में आप जो है उस पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केस आपका सब जुडिशियल है। जब तक न्यायालय में केस होता है तो उस पर जो है आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से जी। तो ये जो 2-3 मुख्य बातें हैं वो हमेशा कोई भी जब बेल होती है तो उसमें उनको इस कंडीशंस के साथ मिलती है। तो हमको उम्मीद है कि ऐसे सूरत हाल में हमको लगता है कि वो समझदार मुख्यमंत्री हैं, तो जो लगते हैं उनका जो है पालन करेंगे। आलोक जी, जिस प्रकार से जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीबीआई पर टिप्पणी की है, एक पिटारे में बंद या पिंजरे में बंद एक तोता भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीआई तो हमेशा से जो है उस पर उंगली उठती रही है। आपने यूपीए 1 यूपीए 2 में भी देखा था, उसको
उस समय भी तो है उसको पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि सीबीआई जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जी। आता है, तो ऐसे में उसके ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऐसे में जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, मुख्यमंत्री स्तर जी। का कोई आरोपी होता है, तो सीबीआई को भी काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई बहुत फूंक फूंक के काम करती है, और वो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं से दिशा निर्देश मिलता है, चाहे अपने अधिकारियों से या कहीं से मंत्रालय से, जी। तो उसके हिसाब से ही वही काम करती है। तो इसलिए उसको उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उतने खुले होके जो है वो काम नहीं कर पाती। लेकिन कहा यही जाता है कि सीबीआई जो है निष्पक्ष है, ऑटोनोमसवादी है, वो जी। काम करती है, लेकिन हकीकत में कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन होती है, जिसकी टिप्पणी जो है आम जनता में और आप देखते हैं अदालतों में सीबीआई को झेलना पड़ता है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल ही गई है, हालांकि भाजपा की ओर से उन्हें कहा जा रहा है कि जेल वाला सीएम अब बेल पर बाहर आ रहा है। देखना होगा कि वह जेल से निकलने के बाद क्या रुख अपनाते हैं। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए हैं। स्पेशल जज राकेश सियाल ने कहा कि टाइटलर ने सीबीआई के आरोपों पर कहा था कि वे दोषी नहीं हैं, इसलिए अब टाइटलर के खिलाफ इन आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अदालत ने 30 अगस्त को पिछली सुनवाई में कहा था कि टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने का पर्याप्त सबूत है। बता दें कि सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया, इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगाई गई और हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक एक गवाह के ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगस के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले थे। इसके बाद उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए कहा था कि सिखों को मारो, और उन्होंने अपनी मां को मारा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से जगदीश टाइटलर पर अब आखिरकार आरोप तय कर दिए गए हैं, नए आरोपों के तहत अब केस चलाने का कहा गया है कोर्ट की ओर से, और जिस तरह के आरोप लगे हैं वह काफी संगीन आरोप हैं। 1984 के बाद यह आरोप बदले गए हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 1984 से अब तक 40 वर्ष हो चुके हैं और काफी समय निकल चुका है। लेकिन आपने देखा था कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जिसमें सिखों का जो है नरसंहार किया गया था जी, तो ऐसे में आपने देखा था जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, 2 लोगों का नाम प्रमुखता से उस समय उछला था। और आपने देखा कि बड़ी लंबी लड़ाई के बाद सिख समुदाय को, सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल में बंद कराने में सफल रहे। लेकिन जगदीश टाइटलर के ऊपर अभी तक केस चल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब पर्याप्त सबूत मिल गए हैं और केस में चार्जशीट भी सीबीआई ने दाखिल कर दी है, तो जाहिर सी बात है अब ये केस चलेंगे। सबको मालूम है उस दंगों में क्या हुआ था, किस तरीके से चीजें जो है सामने उभर के आई थी। तो हमें उम्मीद है कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत होंगे, जिसके आधार पे अदालत ने उन पे केस चलाने की अनुमति दी है। तो उम्मीद है कि गंभीर धाराएं हैं। अब सिखों को जो है 84 के बाद अब उम्मीद है कि जल्दी उनको न्याय मिलेगा। आलोक जी, जैसा कि आपने कहा कि 1984 के बाद अब तक लगभग 40 साल हो गए हैं, ऐसे में जो सबूत अभी मिले हैं, ऐसे यह जो न्याय है वह इतना टलता क्यों गया कि अभी 40 साल बाद भी आरोप ही तय हो पाए हैं, फैसला अभी भी नहीं आया है? देखिए, हमको भी ध्यान है, उस समय हम काफी बड़े हो गए थे और चीजें समझने लगे थे। तो 84 में जिस तरह के कि दंगे हुए थे, जो वेव चल रहे थे, और हिंदुस्तान में 80 से 84 तक का जो समय था बहुत ही गंभीर था, विशेषकर पंजाब के लिए। तो ऐसे में सबूतों को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। पूरे देशव्यापी दंगे थे, केवल दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखा था। और काफी शहर, जिस शहर में मैं रहता हूँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वो भी उसमें भी दंगाग्रस्त हो गया था। रातों में जो है काफी लोग जागते थे और अपनी सुरक्षा करने के लिए
चौकन्ने रहते थे। तो ऐसी स्थिति में चार्ज को सबूतों को इकट्ठा कर पाना, उसके बाद चार्ज लगाना, और उसके बाद भी आपने देखा था कि जिस तरीके से राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत की 400 प्लस सीट्स मिली थी, जी तो जाहिर सी बात है ऐसे में दंगों की जो न्यायिक जांच है वो स्वतंत्र रूप से हो पाती, ये कह पाना मुश्किल था। जी बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं टालने की भी कोशिश की गई है जो न्याय है, बाकी अभी सबूत मिले हैं। ऐसे में टाइटलर पर जो आरोप लगाए गए हैं, हम कब तक आशा लगा सकते हैं कि इस तरह जो सुनवाई पे सुनवाई होती जा रही है, आगे डेट बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर सबूत मिले हैं तो फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है 40 साल हो गए हैं, सबूत कौन से मिले हैं? क्या वो सबूत अभी तक किस आधार पे, फॉरेंसिक के आधार पे जी हैं, या जो चश्मदीद गवाह है वहां पे उनकी गवाही होगी, या कुछ ऐसी चीज होगी जिससे कि आप कह सकते हैं? क्योंकि उस समय तो आप देखते थे कि आज की तरह वीडियोग्राफी, हर मोबाइल में वीडियोग्राफी हो जाती थी, जिससे जी कि आपकी जांच हो सकती है, आपकी पुष्टि हो सकती है कि आप वहां थे, आपने ये बोला था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, या जो सिख समुदाय ने जो सीबीआई को दिए होंगे, वो कितने मजबूत हैं, ये देखना पड़ेगा कि अदालत में टिक पाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। ऐसे में जो है एक जो नरेशन होता है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया। और हमें नहीं लगता कि 40 साल पहले अगर कोई वहां पे युवा हुआ होगा, अगर जी 15-20 साल का भी हुआ होगा, तो भी उसकी 60 साल उम्र हो गई होगी। तो जी ऐसे में चश्मदीद गवाह को प्राप्त करना और उसको अदालत में प्रस्तुत कर पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी सीबीआई ने मेहनत की है, कुछ ना कुछ सबूत उसके पास होंगे। और जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और बड़ी से बड़ी सजा उनको मिलेगी। बिल्कुल। आरोप काफी संगीन है, हत्या का केस चलाने के लिए भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई निकलकर सामने आती है, सजा क्या मिलती है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, जहां कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने कहा कि यह आदेश है कि बता दें कि हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से यह याचिका नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्घोष सेवा संस्था ने की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कई सालों से नमाज पढ़ने का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, हालांकि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी कोर्ट की ओर से नहीं की गई है। इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? आपने बिल्कुल देखिए, आज वाराणसी कोर्ट की तरफ से जो ये बड़ा फैसला आया है, निश्चित रूप से मान लीजिए कि यह एक तरीके से दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने को लेकर भी कोर्ट ने इस तरीके का फैसला लिया है। दूसरा, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर इस तरीके के फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आज जो लिया गया है, और इसके साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की गई थी कि जो व्यास तहखाने के ऊपर जो छत है वहां पर नवाजी इकट्ठा होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। उसके साथ में तहखाने की मरम्मत कराने को लेकर अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को खारिज कर दिया है। पहली याचिका यह खारिज हुई है कि ऊपर जो नवाजी इकट्ठा होते हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता है, और नीचे व्यास तहखाने में किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं की जा सकती है। इस बात को लेकर कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दे दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पूजा चलती आ रही है उसको लेकर पहले ही परमिशन मिल चुकी है, तो उसी परमिशन के आधार पर पूजा होती रहेगी। लेकिन कहीं भी बिल्डिंग में कोई काम नहीं होगा किसी भी काम को लेकर, चाहे वो मरम्मतीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, या फिर उसमें किसी प्रकार से अन्य तरीके की गतिविधियां हो, उसको लेकर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। लेकिन हिंदू पक्ष की एक और मांग थी कि ऊपर जो मस्जिद है जिस पर तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग इकट्ठा हुआ करते हैं, नवाजी जो नमाज पढ़ा करते थे, ऐसे में एक आशंका जताई गई थी ऐसे में नीचे जो है तहखाने को नुकसान पहुंच सकता है,
तहखाने की मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कस्टोडियल डीम यानी कि जो वाराणसी मंदिर का मुद्दा जिस हितेश अग्रवाल जी देख रहे हैं, जो माननीय जज हैं, उन्होंने आज इस पर रोक लगा दी और खासतौर से इस याचिका को खारिज भी कर दिया है। देखिए, इसमें एक तरीके से साफ है कि जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि नवाजियों को रोका जाए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस आधार पर भी क्योंकि आज जो है याचिका को खारिज किया गया है कि मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर रोक लगाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई, तो उसको लेकर पहले ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और उनकी याचिका भी दाखिल है, जो कि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए जिला कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। ठीक, जैसा कि आपने जैसा बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में अगर हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि अगर जो मस्जिद है उसके ऊपर अगर नमाजी इकट्ठे होते हैं, ऐसे में जो क्षतिग्रस्त है वह तहखाना हो सकता है, बिल्डिंग भी गिर सकती है, उसकी छत काफी कमजोर है, ऐसे में जो कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की गई है, यह मुस्लिम पक्ष की कितनी बड़ी जीत है? मुस्लिम पक्ष की बात की जाए या फिर हिंदू पक्ष की बात की जाए, किसी की जीत नहीं है, दोनों के स्थायित्व अपने वहां पर बरकरार है। ब्यास तहखाने में पूजा को लेकर पहले से अनुमति मिली थी और वो पूजा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही ब्यास छत के ऊपर जहां पर मस्जिद की मीनार बनी हुई है, वहां पर नवाजियों को इकट्ठा होने को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई। एक राहत उनको पहले से ही मिल चुकी है, वजू खाने पर रोक लगाई गई थी और इसके साथ ही अब उस पर भी अगर बात की जाए कि वजू खाने जहां पर मंदिर में जो शिवलिंग का आकार मिला था उस जगह वजू खाने की रोक लगाई गई, जबकि मस्जिद के ऊपर जहां भी जो मस्जिद की अपनी व्यवस्थाएं हैं उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। एक तरीके से कहा जाए दोनों पक्षों को इसमें राहत की है। जिस तरीके से एक बढ़ावा दिया जा रहा था मामले को लेकर, उस पर अभी जो है याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि मामला जो है मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन है और ये मामला अभी चल भी रहा है। तो ऐसे में इस आधार पर भी जो है माननीय न्यायालय जिला न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है वहां पर इसकी सुनवाई होगी। इसलिए आज जो हिंदू पक्ष की याचिका थी कि ब्यास तहखाने के ऊपर जो नवाजी इकट्ठा होते हैं वहां नवाजी इकट्ठा होने को लेकर उन पर रोक लगाई जाए, कोई नवाजी इकट्ठा नहीं होगा और साथ ही साथ ब्यास तहखाने में मरम्मत कराने की बात की गई, तो इन दोनों बातों को लेकर याचिका खारिज कर दी गई है क्योंकि जब कार्बन डेटिंग हुई तो तमाम तथ्य निकल कर आए थे, तो ऐसे में कोई छेड़छाड़ बिल्डिंग से ना हो उसको लेकर एहतियात के तौर पर कोर्ट की तरफ से शायद ये निर्णय लिया गया होगा। और यह भी है कि जिन लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन जो लोग करने गए हैं और जिन्होंने इस मस्जिद को देखा है, तो निश्चित रूप से किसी भी कालांतर में या किसी भी शताब्दी में उसको क्षतिग्रस्त जरूर किया गया होगा क्योंकि दोनों की जो एक आकृति है यानी कि जो कला संस्कृति है वो जरूर बदली बदली सी दिखाई देती है और निश्चित रूप से ऐसा दिखाई देता है कि मंदिर की गुम्बद ऊपर मीनार बनाई गई है, तो इसीलिए विवाद उपजा था। और जिस तरीके से शताब्दी पहले ब्यास तहखाने की पूजा की बात की जाती थी और वो पूजा के तहखाने का अधिकार में यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष को मिल गया था कि वहाँ पूजा कर सकते हैं, पूजा लगातार जारी है, पूजा पे किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद जहाँ ऊपर बनी हुई है छत पर वहां पर नवाजियों को इकट्ठा होने को लेकर जो पाबंदी लगाने की बात की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। जी, चूंकि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और नमाजियों पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, तो जिस प्रकार से हिंदू पक्ष इस मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मांगे की जा रही हैं, अलग अलग तरह की याचिकाएं भी लगाई जा रही हैं, क्या यह इसी मांग को लेकर याचिका उच्च कोर्ट में लगा सकता है हिंदू पक्ष? क्या इसी मामले को लेकर, इसी मांग को लेकर उच्च कोर्ट का रुख किया जा सकता है हिंदू पक्ष की ओर से? देखिए, पहली बात है कि न्यायालय जो है संविधान के अनुसार चलता है और न्यायालय में जो अगर बात की जाए वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं और इसके साथ ही जो भारतीय संविधान का मूल मंत्र, मूल शब्द है हम भारत के लोग, उसी के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं और कानून में जो धाराएं निहित हैं उसके आधार पर माननीय जज यहाँ पर फैसला देते हैं। निश्चित तौर से अगर ये देखा जा सकता है कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या इस उद्देश्य से कोई याचिका दाखिल की गई है या बेवजह किसी याचिका को दाखिल कर उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उस आधार पर भी याचिका खारिज की जा सकती है। निश्चित तौर से जो मामला चल रहा था, पहले मांग थी कि ब्यास तहखाना क्योंकि ज्ञानवापी का है तो ज्ञानवापी में ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिले। निश्चित तौर से कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराई और तमाम साक्ष्यों के आधार पर वहां पूजा अर्चना करने को लेकर अनुमति दे दी थी। अब जो मांग की जा रही थी कि ब्यास तहखाने के ऊपर जो मस्जिद वहां पर स्थापित है वो मस्जिद में नवाजियों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाए,
उसको लेकर देखिए अभी जांच चल रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने उसमें कोई जो है गंभीरता से लेते हुए जल्दबाजी नहीं दिखाई है। तथ्यों के आधार पर और जांच क्योंकि चल रही, उस आधार पर जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई तो उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि यह जो मामला है वो दो धर्मों से जुड़ा हुआ भी है और कानून के तहत भी है। तो ऐसे में तमाम धाराओं को लेकर भी इस पर जो है एक तरीके से विस्तृत जो है ब्यौरा देखा गया है और साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि जो जांच कार्बन डेटिंग में सामने आई थी उसको भी माननीय जज ने पढ़ी है और इसके साथ ही साथ जो मंदिर का जो ढांचा है और जो मस्जिद की कलाकृतियां हैं वो भी अभी विवाद की स्थिति में है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार यहाँ पर याचिकाएं दाखिल की गई थी। ऐसे में तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है, क्योंकि मामला जिला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल है। ऐसे में क्योंकि उच्च न्यायालय में जब मामला उच्चतम न्यायालय में यह मामला दाखिल है तो उस आधार पर अभी दो बातों को लेकर, एक तो मस्जिद में जो नवाजी ऊपर इकट्ठा होते हैं उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और ब्याह तहखाने में मरम्मत को लेकर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर अभी रोक लगा दी गई और इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभी के लिए मुस्लिम पक्ष को काफी राहत दी गई है कोर्ट की ओर से। देखना होगा कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में हुई। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही जल्दी प्रभारी सचिन पायलट भी, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी बनाए गए हैं सचिन पायलट, उनका दौरा होने वाला है। इसको तैयारियों को लेकर भी कांग्रेस कार्यकारिणी ने चर्चा की है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा रायपुर से संवाददाता जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, इसमें आगामी उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है? जिज्ञासा। देखिए, राजीव भवन में आज जो है दीपक बैज के नेतृत्व में जो है आज प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस कमेटी की तरफ बैठक रखी गई है, क्योंकि जो है 2 दिन बाद जो है सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे नगरीय निकाय और छत्तीसगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की बैठकें करेंगे। तो उनके आने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी और दक्षिण रायपुर के चुनाव में किस तरह से मंथन करना, उन सभी को लेकर जो है चर्चाएं हुई है। और क्योंकि सचिन पायलट आने वाले तो उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधाओं को देखते हुए आज की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई थी। कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है जिज्ञासा। इसमें उपचुनाव जो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है, इसको लेकर काफी सरगर्मी है, राजनीति भी लगातार होती रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार को लेकर क्या इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? उम्मीदवार के नाम को फाइनल किया जा सकता है? जिज्ञासा। जी बिल्कुल, दक्षिण रायपुर का उपचुनाव जो होने वाला है कई महीनों में खास होने वाला है और क्योंकि सचिन पायलट आ रहे तो निश्चित रूप से दक्षिण रायपुर का उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा, क्योंकि 4 से 5 नाम कांग्रेस की ओर से दक्षिण रायपुर के उपचुनाव के लिए सामने आ रहे, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर मंथन होगी और होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर को भी लेकर नजर डाला जाएगा। बात करें नगरीय निकाय चुनाव की जिज्ञासा, तो देखने में और रिपोर्ट्स भी कई तरह की निकलकर सामने आई थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें आपसी या तो मनमुटाव है या फिर गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। कई खबरें भी इस तरह की निकलकर सामने आई थी। तो जो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हैं उनके लिए इस तरह मनमुटाव और जो गुटबाजी है उसको दूरियां, सीधा सीधा कहा जाए, नेताओं की आपसी दूरियां मिटाने के लिए किस तरह क्या कदम उठाया जा सकता है प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की ओर से? जिज्ञासा। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हार हुई थी, उन सभी के बाद से ही जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में जो है मनमुटाव और मतभेद देखने को मिल गया था। लगातार विधानसभा चुनाव के हार के बाद जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वे कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल करने लगे थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव भी हुआ तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगे थे। तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए सचिन
पायलट के लिए कड़ी चुनौती रहेगी। किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सभी को एकजुट किया जा सके ताकि किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो और जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाला उन सभी का जो है जीत हासिल हो सके। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा की जानी है, मंथन भी किया जाएगा चुनाव को लेकर। देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।